जबलपुर में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लॉर्डगंज थाना इलाके में 4 बदमाशों ने एक युवक की घर के सामने बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। देखिए 2 लोग खड़े हैं, इस बीच 2 बाइक से 4 लोग आते हैं। ये गली के मोड़ तक जाते हैं, फिर वापस लौटते हैं। इस दौरान एक बाइक गिर जाती है। उठने के बाद अचानक 2 युवक लाठी डंडे के साथ युवक पर टूट पड़ते हैं। पिटाई की वजह से युवक गिर जाता है, लेकिन दोनों फिर भी उसे मारते रहते हैं। इसी बीच एक युवक बीच बचाव के लिए आता है। बदमाश उसे भी पीटते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं। इस बीच घर वाले बाहर आते हैं, युवक को उठाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि पिटाई की वजह से अगरबत्ती का व्यवसाय करने वाले युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। केसरवानी मंडलम से ये अगरबत्ती का काम करते लौट रहे थे, तो निवाड़गंज में एक ट्रांसपोर्ट में के वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे जिनका विवाद अनुराग ठाकुर, अंशुल त्रिवेदी, शुभम पांडे, अभिषेक चढ़ार से हो रहा था। इन्होंने उनसे उनके दोस्तों का पता पूछा। उन्होंने कहा भाई वो तो चले गए, श्याम और उसके दोस्त वहाँ से चले गए हैं। तो इस बात को लेके इन चारों ने उनके साथ मारपीट की है। थाना लाडगंज में धारा 307 के तहत मुकदमा कायम कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आग के साथ धुएं का गुबार उठ रहा है। धुएं के गुबार से ही पता चल रहा है कि आग कितनी भयंकर लगी है। तस्वीरें कोरबा की हैं। रामपुर चौकी थाना इलाके के इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। यहां ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का काम होता है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वर्कशॉप में आग लग गई और देखते ही देखते इसने भयानक रूप धर लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल को दी। आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को लगाया गया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर दमकल ने काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। पिछले दिनों कोरबा के मानिकपुर चौकी इलाके में ऑटो पार्ट्स की दुकान में भी आग लग गई थी। दुकान संचालक को 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ था। छतरपुर के महाराजपुर थाना इलाके में दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। कार पर सवार बारातियों से भरी कार कुएं में जा गिरी। 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाल लिया, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी के महोबा से ये लोग कार से बारात लेकर जा रहे थे। इस दौरान कार बेकाबू होकर कुएं में गिर गई। महोबा जिले से बारात आई थी थाना महाराजपुर के दीवान जी का परवा। बारात में उस गाड़ी में 9 लोग सवार थे जो एक कुएं में गिर गए दीवान जी का परवा में, जिसमें 3 लोग गए, 6 लोग मर गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। वहीं मृतकों के गांव में भी मातम पसरा हुआ है। छतरपुर में मिलावट के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। खाद्य तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर तहसीलदार और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारा। इस दौरान प्रशासन को कई गड़बड़ियां मिली। बेहद गंदगी के बीच तेल की यहां पैकिंग चल रही थी। खास बात यह कि यहां कई ब्रांड के तेल बनाए जा रहे थे। प्रशासन ने तेल के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। साथ ही फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इस तेल फैक्ट्री के बारे में प्रशासन को सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर दबिश दी। लोगों को जिससे जानकारी नहीं रहेगी कहाँ बनना है क्या है, गुमराह करने वाली बात ही है। और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, कोई कागजी प्रस्तुत नहीं कर पाए। निश्चित तौर पे ये कोई ना कोई मिलावट वाला मामला संभव जरूर है। FIR की जगह सील किया जा रहा है। FIR ये इसका प्रोसीजर है कि ये सैंपल टेस्ट के लिए जाएंगे और लेबोरेटरी में टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी इनकी कार्रवाई कंटिन्यू चलेगी। अगर ये सैंपल फेल होते हैं तो इनका कार्रवाई निश्चित करते हैं। गल्ला मंडी में प्रशासन के छापे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर में आरपीएफ की स्पेशल टीम ने ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी के आरोप में चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर और 7 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ कि चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर अपने लोगों के जरिए टिकट बुक करा रहा था। बताया जा रहा है कि बिलासपुर से कार्रवाई के लिए सीआईबी की टीम भेजी गई थी।
रेलवे टिकटों की कालाबाजारी के मामले में चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर सुदीप्तो हाजरा की गिरफ्तारी हुई है। आरपीएफ की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है और आपको यहाँ का रिजर्वेशन काउंटर दिखाएंगे जहाँ पर पूरी तरह से ये गैंग सक्रिय था और गैंग में जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि यहाँ के विभागीय अधिकारी जो थे उनकी साठगांठ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। लगातार टिकटों की कालाबाजारी हो रही थी और इससे आम जनता को असुविधा हो रही थी। तब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दलालों के हाथ में और अधिकारियों की साठगांठ से ये पूरा मामला चल रहा था और पूछताछ में ये साफ हो गया है कि टिकटों कालाबाजारी का पूरा एक गैंग सक्रिय है जिसमें 9 आरोपी, हालांकि 7 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। खबरों के मुताबिक टिकटों की कालाबाजारी में पूरा गैंग सक्रिय है जो चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर की मिलीभगत कर इस खेल को अंजाम दे रहे थे। मंदसौर के नाहरगढ़ में प्रशासन ने पीडीएस के चावल का एक बड़ा भंडार पकड़ा है। लगभग 45 क्विंटल पीडीएस का चावल एक निजी गोदाम में रखा गया था। प्रशासन ने गोडाउन को सील कर दिया है। साथ ही नाहरगढ़ में संचालित होने वाली 2 पीडीएस की दुकानें भी सील कर दी गई हैं। जिन पीडीएस के शॉप से इस सामान के आने की संभावना बताई जा रही है उनको भी सील किया जा रहा है। इसकी सख्ती से जांच की जा रही है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी इनिशियल जानकारी निकालने के बाद और जो जांच चल रही है उसके बाद इसमें एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। गोदाम के मालिक से पूछताछ चल रही है। ये कहा जा रहा है कि जल्द प्रशासन इस मामले में और भी कार्रवाई कर सकता है। तस्वीरों में दिख रहे व्यक्ति पर नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने का आरोप है। ये महिला प्रकोष्ठ में पदस्थ डीएसपी अनुरक्ति सबनानी का ड्राइवर प्रधान आरक्षक राजू अहिरवार है। डीएसपी भोपाल से छतरपुर जा रही थी। इस दौरान निवार घाटी के पास गाड़ी की ट्रक से हल्की टक्कर हो गई। हालांकि इस घटना में डीएसपी बाल बाल बच गयी। डीएसपी इसकी सूचना छबीला थाने को दी और ड्राइवर को थाने में छोड़कर दूसरे ड्राइवर के साथ छतरपुर चली गयी। ड्राइवर ने छबीला थाने के आरक्षकों पर पिटाई के आरोप लगाए हैं। हम भोपाल से लौट रहे थे तो कोई ट्रक से थोड़ी क्रॉसिंग भई थी हमारी। क्रॉसिंग में थोड़ी बम्पर निकल गया था तो हमने सोचा सुनसान जगह है जंगल में, वहाँ गाड़ी ने रोके हम थाने पर चलते हैं। तो वहाँ पर ठोकराई कर रही। इस बीच में वो भदौरी सिपाही आ गया तो टोकने लगा, तुम कैसे ऐसा सुधारो तो कहाँ सुनी हो गई। इसके बाद मैंने मुझे बोला कि तुम मैडम ड्राइवर सही नहीं है तो हम तो आप ड्राइवर दूसरा कर रहे हैं। तो ड्राइवर ने दूसरा कर दिया, मैडम चली गई। इसके बाद मुझे रोक लिया गया वहाँ। फिर इसके बाद मुझे खम्मा पकड़ा के 4 सिपाहियों ने पकड़ा, हमने मारा भी साथ। जी मेरे चोटें है, दिखा नहीं पाओ। ड्राइवर का मेडिकल कराया गया है। रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। राजनांदगांव में धान खरीद केंद्र पर किसान की मौत का मामला गर्मा गया है। किसान की मौत पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किसान की मौत मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मैं तत्काल फिर कलेक्टर राजनांदगांव को लगवाया। उनसे जानकारी मिली उसके अनुसार कि धान खरीदी केंद्र में किसान आया था और उनकी धान का तौलाई हो गई थी और उसी बीच उनका तबीयत खराब हुआ और उनको हॉस्पिटल ले गए जहां उनका डेथ हो गया। तो ये खबर आया है और मैंने कहा है कि टीम भेज करके उसका जांच करा और उसका क्या वजह है। ये कहा जा रहा है कि खरीद केंद्र पर किसान के धान को रिजेक्ट कर दिया गया था और रिश्वत की मांग की गई थी। इसके बाद किसान को हार्ट अटैक आ गया। महासमुंद में बारदाने की कमी की वजह से धान खरीद की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। यहाँ खल्लारी धान खरीद केंद्र में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन बारदाना नहीं मिलने की वजह से बेच नहीं पा रहे। किसान खरीद केंद्र पर धान की रखवाली करने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि ठंड तो है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमला जानकारी मिले कि कट्टा लाते 100 ठी कट्टा में क्या कहते 25 कट्टा क्या कहते सही रहते और 75 कट्टा पूरा खराब है। ओकर जरिया से क्या कहते कोई किसान ला कट्टा नहीं मिल पाते, धान बिकत नहीं है। तो अभी तक तो क्या कहते सुविधा व्यवस्था कोई चीज़ के ठिकाना नहीं है ना। क्या कहते समिति द्वारा भी क्या कहते किसान ला कोई सुविधा नहीं है। ठंड के समय हरे तो क्या कहते सुविधा भी रहना चाहिए।
समिति द्वारा से कि किसान लगा कहते टेंट वेंट लगा के सूते बैठे के धान के है करे के। किसानों को धान बेचने के लिए टोकन दिया गया है। टोकन की वैलिडिटी 7 दिन की है। इसी के चलते किसान और परेशान हैं। इंदौर में दूल्हे को मारपीट करना पड़ा भारी। द्वारकापुरी थाना पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ मारपीट का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दूल्हे के परिवार ने घर पर चल रहे मांगलिक कार्यक्रम के लिए ढोल बजाने वाले को बुलाया था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ढोल बजाने वाले दीपक ने दूल्हे से नेंग के पैसों की मांग कर ली। इस बात से नाराज होकर दूल्हे संदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए ईंट से हमला कर दिया। घायल दीपक ने द्वारकापुरी थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मारपीट की धारा में प्रकरण दर्ज कर दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मामूली धारा में प्रकरण दर्ज होने की वजह से आरोपी को मौके से ही जमानत भी दे दी गई। तीन तलाक को लेकर कानून बन गया है, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला इंदौर का है। चंदन नगर इलाके में एक शख्स ने ससुराल वालों से ट्रक खरीदने के पैसे न मिलने पर पत्नी को 3 तलाक दे दिया। बताया जा रहा है कि मुस्तफा परिजनों के साथ अपने ससुराल गया था। इस दौरान उसने ट्रक खरीदने के लिए पैसों की मांग की। पत्नी और ससुराल के सदस्यों ने जब ट्रक के पैसे देने से इनकार कर दिया तो मुस्तफा ने नाराज होकर पत्नी को 3 बार मौखिक रूप से बोलकर तलाक दे दिया। महिला ने पति और ससुराल के कई महिला सदस्यों के खिलाफ चंदन नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दहेज एक्ट एवं मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज करवाया है। पुलिस की गिरफ्त में आई इस व्यक्ति पर नाबालिग का यौन शोषण करने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि शादी का झांसा देकर उसका 6 साल से यौन शोषण किया जा रहा था। इस बीच लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इसे लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 376 का मामला ये है कि सुतर्रा निवासी 24/11/2020 को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बगदीवा का रहने वाला वासु रात्रे 2014 से इसके साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा है और वर्तमान में पीड़िता जो है 7 महीने की गर्भवती है और उसे शादी करने से उसे रखने से इनकार कर रहा है, जिस पे अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था और आज दिनांक को आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। आरोपी वासु रात्रे को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बलौदा बाजार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोग कोरोना से बचाव के तरीके नहीं अपना रहे। यहाँ सब्जी बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। उधर प्रशासन का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कहते हैं, हम लोग शहर में जो बेवजह घूम रहे हैं उनको समझाइश दे रहे हैं। बिना मास्क के जो भी व्यक्ति घूम रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। सब्जी मंडियां जहां बहुत ज़्यादा भीड़ है उनको सब्जी मंडियों को अलग अलग दूर दूर बैठाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार माइक से हम अनाउंस करवा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकानदारों को भी बोला गया है कि अपने दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही सामान का विक्रय करें और जो मास्क पहन के नहीं आ रहा है उनको सामान न देने का आग्रह किया गया है। बलौदा बाजार में कोरोना के मामले 8000 पहुंच गए हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जशपुर के बगीचा पंचायत के कवई के ये ग्रामीण हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और दूसरी विकास योजनाओं में 60 लाख से ज्यादा का भ्रष्टाचार का इन लोगों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत कर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण और कुछ प्रबुद्ध नागरिक आए थे यहाँ मेरे पास शिकायत देकर के सरपंच और सचिव के विरुद्ध। उसके जांच के लिए मैं तत्काल जांच दल गठित कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में तो पंचों का बयान हमारे पंचायत इंस्पेक्टर ने ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कवई में 236 शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन 100 शौचालयों का निर्माण अब भी बाकी है। बावजूद इसके सचिव ने रकम निकाल ली है। अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है।
बालोद में दिल्ली राजहरा माइंस प्रबंधन के खिलाफ एक ठेकेदार ने मोर्चा खोल दिया है। आर्थिक रूप से परेशान ठेकेदार अपने परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठ गया। ठेकेदार मेवालाल का कहना है कि वो पंप मेंटेनेंस का काम करता है और पिछले साल उससे अवार्ड भी दिया गया, लेकिन बीएसपी माइन प्रबंधन कार्य को शुरू करने की अनुमति नहीं दे रही। काम न मिलने की वजह से उसके परिवार की माली हालत खराब हो चुकी है। मेवालाल का समर्थन पार्षद के अलावा नगर अध्यक्ष भी कर रहे हैं। 2-3 दिन हो गया आज, और बीएसपी द्वारा एक बहुत सौतेला रवैया है। साथ ही बुनियादी चीज़ों को हमेशा उनके द्वारा इग्नोर किया जाता है, और आज 1 साल होने जा रहा है, इनकी मांगें पूरी नहीं की गई। लास्ट में आकर इनको यहाँ पे आमरण अनशन का रास्ता चुनना पड़ा। नाम बताएं। मैं अब्दुल इब्राहिम और हमारे सभी नगर पंचायत चिकलाकसा के पार्षद और हमारे अध्यक्ष मैडम सब समर्थन करते हैं इनके अनशन का, और बीएसपी प्रबंधक के खास बहुत विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारियों ने भी मेवालाल की मांग पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुरैना में अब शस्त्र का लाइसेंस मिलना आसान नहीं होगा। चंबल नदी के आसपास 10 किलोमीटर की एरिया में रहने वालों को शस्त्र लाइसेंस के लिए अब वन विभाग से भी परमिशन लेनी होगी। अवैध खनन पर लगाम लगाने के मकसद से जिला प्रशासन ये प्रावधान कर रही है। प्रशासन का मानना है कि अवैध खनन से जुड़े माफिया लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अवैध खनन के साथ साथ अवैध शिकार पर भी लगाम लगेगी। नए ना दी जाए ऐसा नहीं है, उन्होंने ये बोला कि जो भी दिया जाए तो उसमें उनसे भी एक बार सहमति ले ली जाए, जिससे कि उनको भी आइडिया रहे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको लाइसेंस दिया जा रहा है और कहीं वो ऐसी गतिविधियों में तो लिप्त तो नहीं है। और निश्चित तौर पर एक अच्छा सुझाव है और हम इसको फॉलो करेंगे। सर नहीं, एक्चुअली वाइल्ड लाइफ की जो एक्ट है उसमें ये प्रोविज़न है कि कहीं भी अगर वाइल्ड लाइफ है तो उसके आसपास 10 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी नया लाइसेंस दिया जाता है तो वो वन विभाग से एनओसी के बाद ही दिया जाए। मुरैना में खनिज विभाग और पुलिस की टीम पर बदमाशों ने कई बार हमला किया है। खास बात ये है कि चंबल नदी के 10 किलोमीटर की एरिया में सबसे ज्यादा लोगों के पास शस्त्र लाइसेंस है। ऐसे में प्रशासन की इन लोगों पर नजर है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए बुरी खबर। ये यूनिवर्सिटी अब देश के टॉप 10 कृषि संस्थानों में शामिल नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की। इस बार यूनिवर्सिटी को 23वां स्थान मिला है। देखिए, निश्चित रूप से यह बेहद चिंतनीय है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी रैंकिंग जो है उसमें गिरावट आई है, और मुझे लगता है कि उसकी रैंकिंग को सुधारने में अब प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो शिक्षा है उसका स्तर नहीं अगर बढ़ेगा तो जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनको आगे भी दिक्कतें आती रहेंगी। और अगर मैं देखता हूं, अगर वैश्विक स्तर पे देखता हूं तो जो टॉप 100 विश्व की यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में खास तौर से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। पिछले साल कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग 10वीं थी। ऐसे में यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में पिछड़ने पर कई अनुदान लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पेड़ों पर सफेद बर्फ छा जाने को बेताब है। सड़क पर बर्फ की एक परत जम चुकी है। यही वजह है कि इसका रंग सफेद हो गया है। सड़क पर ट्रैफिक कम है, लेकिन जो गाड़ियां चल रही हैं उन पर बर्फ जमी हुई है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां की है, जहां बर्फबारी की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस साल की तीसरी बर्फबारी, चूंकि पहाड़ी एरियाज में काफी बर्फबारी हुई थी, लेकिन आज जिला शोपियां के मैदानी इलाकों में काफी जमकर बर्फबारी हो रही है। और आप देख सकते हैं हम इस वक्त हिस्टोरिकल मुगल गार्डन पे खड़े हैं, और यहाँ पे जो है आज ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो अपर एरियाज डिवीजन और पीर गली है वहाँ पे कई फीट अभी तक बर्फ जमा हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में पहले से ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मिस थाईलैंड बनने का सपना लेकर प्रतियोगिता में शामिल हुई 30 लड़कियां दूसरे ही दिन एक हादसे का शिकार हो गई। मिस थाईलैंड प्रतियोगिता में हुए इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लड़कियां एक रिजॉर्ट में रस्सी और स्टील से बने पुल पर खड़ी नजर आईं, लेकिन अचानक पुल टूट गया और लड़कियां नीचे छोटे से तालाब में जा गिरीं। असल में मिस थाईलैंड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंची प्रतियोगियों का इस पुल पर फोटोशूट चल रहा था। लड़कियां हंसते मुस्कुराते हुए अलग अलग पोज में अपनी तस्वीरें खिंचवाती नजर आईं।
लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पुल टूट गया और सभी लड़कियां नीचे गिर पड़ी। पुल टूटते ही चीख पुकार मच गई, सब हक्के बक्के रह गए। लड़कियों को तुरंत बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ प्रतियोगियों ने इस हादसे को हंसी मजाक में ही टाल दिया। पुल गिरने की वजह से 3 लड़कियों को मामूली चोट आई। वो तो शुक्र इस बात का रहा कि पुल महज कुछ फीट ही ऊंचा था और नीचे तालाब भी गहरा नहीं था, नहीं तो हादसा खतरनाक भी हो सकता था। ब्रिटेन कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका की कंपनी फाइजर के बनाए टीके को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद वहां बड़े स्तर पर लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो गया। सबसे पहले ब्रिटेन की 90 साल की एक महिला को कोरोना का टीका लगाया गया। इससे पहले ब्रिटेन के कुछ गिने चुने अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई गई, जिसके बाद लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। ब्रिटेन में 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 61,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा है।